हर पल आपके साथ। दिल्ली एनसीआर में आधी रात से बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदला मौसम। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में पुलिस तालमेल की कमी का किया गया जिक्र। उन्नाव में बीजेपी विधायक को मारा थप्पड़। किसान नेता ने मंच पर जाकर विधायक को जड़ा थप्पड़। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी। राज्य में 150 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल की तैनाती। प्रदेश के 78 जिलों में 10 जनवरी से की जाएगी तैनाती। कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के मामले पर फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले बोर्ड की स्कीम के तहत इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे उम्मीदवारों के सामने संशय की स्थिति रहती थी। नियम के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त स्कोर को ही फाइनल माना जाता था। ऐसे में कुछ मामलों में देखा गया है कि छात्रों के नंबरों में सुधार होने की बजाय नंबर कम हो गए हैं। इसी पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने इस स्कीम को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे, बल्कि असल परीक्षा और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे उसे अंतिम माना जाएगा। कोर्ट ने सीबीएसई की पुरानी नीति को रद्द कर छात्रों को बड़ी राहत दी है। पीएम मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पीएम ने कोरोना पर भी बात की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना पर भी बात की। पीएम मोदी ने बताया कि देश में अब तक कोरोना की 150 करोड़ वैक्सीन खुराक लगाई जा चुकी है। पीएम ने कहा कि कोरोना पिछले 100 साल की सबसे बड़ी महामारी है। पीएम ने आगे कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की है। इसके साथ साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का इतिहास रच दिया गया है। मोदी ने इसके लिए वैज्ञानिकों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों का शुक्रिया किया। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए क्या किया है, इसका भी जिक्र पीएम ने किया। पीएम मोदी बोले, सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी है। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिकी कुलगढ़ी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी एक रिपोर्ट में कहा है कि घटना के सिलसिले में फिरोजपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी। इसने मामले की जांच के लिए गुरुवार को 2 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई है। समिति से रिपोर्ट 3 दिन में देने के लिए कहा गया है। इससे पहले केंद्र का एक काफिला फिरोजपुर पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि घटना सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए हैं। सोने चांदी की कीमतें बीते दिन की तुलना में कम हो गई हैं। 999 प्योरिटी वाला सोना सस्ता होकर 47,566 रुपए पर आ गया है। वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 59,801 रुपए पर आ गई है। इस तरह से 1 किलो चांदी के रेट 60,000 से नीचे आ चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 995 शुद्धता वाला सोना सस्ता होकर 47,375 पर आ गया। वहीं 916 प्योरिटी वाले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 43,571 रुपए हो गई। इसके अलावा 750 प्योरिटी वाला सोना 35,675 रुपए में बिक रहा है। 585 प्योरिटी वाला गोल्ड 27,826 रुपए में मिल रहा है। 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की रेट भी 59,000 के पास आ चुकी है। कोरोना इस वक्त पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए एक समान है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सैफ और करीना दोनों कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और ना तो उन्होंने मास्क पहना है और ना ही सीट बेल्ट बांधी हुई है। करीना कपूर और सैफ को ट्रोल करते हुए कई लोगों ने मुंबई पुलिस से कपल की शिकायत भी की है। आपको बता दें कि आरटीओ ऑफिसर पेनल्टी जारी कर सकते हैं। इस वीडियो को वे लोग सबूत के तौर पर ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अब सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी कार्यकारिणी की आंतरिक बैठक में ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता हो गया है। जानकारी के मुताबिक और सपा के 6 लोग आरएलडी की सीट पर लड़ेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों को लड़ाने को लेकर सवाल बना हुआ है, जिस पर जल्दी ही फैसला होगा। वहीं कार्यकारिणी की आंतरिक बैठक में जयंत चौधरी ने ये भी कहा कि कुल मिलाकर 42 उनके लोग दोनों पार्टियों की सीटें मिलाकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का काम शुरू कर दिया। इसी योजना के तहत गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की बीच मुलाकात हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा प्रभाव माना जाता है। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को एक जनसभा में कथित किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर थप्पड़ जड़ दिया। उनको थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। सपा के मीडिया सेल ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि किसान द्वारा मारा गया ये थप्पड़ बीजेपी विधायक को नहीं बल्कि यूपी की बीजेपी शासित आदित्यनाथ सरकार की कुनीतियों, कुशासन और तानाशाही के मुंह पर जड़ा गया एक थप्पड़ है। सपा के मीडिया सेल ट्विटर से जो वीडियो जारी हुआ वो 21 सेकंड का है। इसमें बीजेपी के उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी एक हरी और सफेद टोपी लगाकर बुजुर्ग मंच पर आता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में लाठी भी है। जब विधायक पंकज गुप्ता को लगता है कि बुजुर्ग पास आ गए हैं, इसके बाद वे थोड़ा आगे ही जाते हैं। बुजुर्ग इसी दौरान अचानक से उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में प्रदेश के 78 जिलों में 10 जनवरी से 150 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसे अति संवेदनशील और संवेदनशीलता के हिसाब से उसका आवंटन किया गया है। ये जिले में फ्लैग मार्च कर जनता को चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और भययुक्त वातावरण में संपन्न होने का विश्वास दिलाएगी। चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सीएपीएफ तैनात होने जा रही है, जिसमें 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 30 कंपनी एसएसबी, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईईटीबीपी की रहेंगी। इन सीएपीएफ की कंपनियों को सभी 78 जनपदों, कमिश्नरेट और संवेदनशीलता एवं आवश्यकता के अनुसार आवंटित कर दिया गया है। मौजूदा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। सीएसओ ने सालाना जीडीपी ग्रोथ का पहला अग्रिम अनुमान मंगलवार को ही जारी कर दिया था। बीते वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी -7.3% रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो आरबीआई के अनुमान 9.5% से कम है। सांख्यिकी मंत्रालय के जीडीपी के इन आंकड़ों का इस्तेमाल बजट बनाने में बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में कृषि क्षेत्र 3.9% की दर से ग्रोथ दिखाएगा, जबकि 2020-21 में 3.6% रहा था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12.5% की दर से विकास करेगा, जबकि 2020-21 में ये सेक्टर -7.2% रहा था। माइनिंग 2021-22 में 14.3% की दर ग्रोथ दिखाए जाएंगे, जबकि 2020-21 में ग्रोथ रेट -8.5% रहा था। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरे यूटिलिटी का ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 1.9% से दर से विकास किया था। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस साल आईपीओ ला सकती है। इसका वैल्यूएशन 4.40 लाख करोड़ यानी 100 अरब डॉलर के होने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग के बाद ये ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्री के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी।
विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLCA ने इस तरह की उम्मीद जताई है कि इस साल में ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। जियो में 2020 में 13 निवेशकों को करीबन 33% हिस्सेदारी बेची गई थी। इसमें से 10% के करीब फेसबुक और 8% के करीब गूगल को हिस्सेदारी बेची गई थी। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसके पास अक्टूबर 2021 में 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे। दिल्ली में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार से दहशत का माहौल है। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। इस वजह से शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। ये सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू किया गया है। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लागू है और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ जुर्माना लगाया जा रहा है। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी के साथ चली। नई दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 17,335 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब संक्रमण दर 17.73% पर पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस ने 9 लोगों की जान ले ली है। सक्रिय मामले बढ़कर 39,873 हो गए हैं। कानपुर IIT के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में अगले 10 दिनों में कोरोना की तीसरी लहर का पीक होगा। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में करीब 30,000 से 50,000 कोरोना मामले आएंगे। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक भारत में इस महीने के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर का पीक होगा। एक दिन में 4 से 8 लाख तक नए केस सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मार्च के अंत तक रोजाना 10,000 से 20,000 तक कोरोना के नए केस आने की उम्मीद है। डॉक्टर अग्रवाल ने आगे कहा कि अस्पताल में कोरोना के कम मरीजों के भर्ती होने की भी उम्मीद रखें। वहीं बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी 9 अस्पतालों में मौजूदा 3,316 से 4,350 तक कोविड बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अच्छी खबर सामने आई है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ डोज के पार चला गया है। इधर 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 5 दिनों में 2 करोड़ डोज के पार हो चुका है। कोविन के मुताबिक शुक्रवार को 2,91,000 से ज्यादा बच्चों को पहला डोज दिया जा चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक मुकाम बताया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश की 90% वयस्क आबादी को 2 डोज लगाई जा चुकी है और 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 साल के लगभग 1.68 करोड़ बच्चों को 1 डोज दिया जा चुका है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर राज्य सरकार की है। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों, वैक्सीन निर्माताओं और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है कि हम शून्य से इस शिखर तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,748 नए मामले सामने आए हैं। इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 9 मामले हरियाणा में पाए गए हैं। प्रदेश का हॉटस्पॉट साबित हो रहे गुरुग्राम में भी सबसे ज्यादा 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पड़ोसी जिले फरीदाबाद में 580 कोविड के मामले पाए गए हैं। पंचकुला में 313 नए कोविड मामले सामने आए हैं। बता दें कि गुरुवार को भी करीब 1400 से ज्यादा केस देखने को मिले थे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदेश से भारत आने वाले के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत ऐसे यात्रियों को कम से कम 7 दिन तक होम क्वारंटाइन होना होगा। ये नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। बता दें कि भारत ने ये सूची 19 देशों को जारी की है। इनमें यूके के साथ यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, घाना,
मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग जैसी कई देश शामिल हैं। यहां से भारत आने वाले यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा, जिनमें फ्लाइट पकड़ने से पहले कोविड टेस्ट भी शामिल है। नई गाइडलाइन के तहत 11 जनवरी से अगले आदेश जारी होने तक यात्रियों को 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं 8वें दिन RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का कहर लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली की कई जेलों में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली की कई जेलों में कोरोना से 21 कैदी संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 28 जेल कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जानकारी के मुताबिक 16 कैदी तिहाड़ में और 5 कैदी मंडोली जेल में पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 जेल कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 21 जेल कर्मी तिहाड़ में, 5 कर्मी रोहिणी जेल और 2 कर्मी मंडोली जेल के संक्रमित मिले हैं। फिलहाल सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। हर पल आपके साथ।